हेलो बच्चों, कैसे हालचाल है आपके। मुझे उम्मीद है कि कल वाली जो आपने क्लास थी यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। ये केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड के लिए मैं सैंपल पेपर आपको तैयार करा रहा हूं। आपको पता है जब पूरे साल भर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद में पूरे सैंपल पेपर्स कई सारे करने जरूरी होते हैं। क्या होता है बच्चों कि आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं कि आपने सॉल्यूशंस पढ़ लिया, आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन जब हमारे पास में सब कंबाइंड होकर के एक पूरा पेपर आता है तो उसमें कई सारे बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या थोड़ा घबरा जाते हैं। इसीलिए हमारी ये कोशिश होती है टीचर्स की कि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स करवा करके भेजेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शायद इंटरनेट के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर पूरे सैंपल पेपर कराने वाला कोई वीडियोस नहीं है। इसीलिए बच्चों की मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई कि सर आप हमें पूरे सैंपल पेपर जरूर करवाइए। तो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। ये पूरी सीरीज है, रोज आपको जो है एक क्लास यहाँ पर मिला करेगी। हम लोगों ने कल एक सैंपल पेपर डाला था, वहां से स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बताए कि हमारे पास टोटल 33 क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें भी 4 असर्शन और रीजन के होंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद में 2 कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे और उसके बाद 31, 32 और 33 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों इस तरीके से कल वाली क्लास यानी कि इसके पहले वाला जो वीडियो होगा जिसपे लिखा हुआ है डे 1 वो आप जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप इसकी प्लेलिस्ट खोल सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपका कल वाला वीडियो पड़ा हुआ होगा। फिर आज वाला ये जो वीडियो वो उस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद रखिए कि मैं आपको पूरा 1 महीना जो अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बचा है इसमें मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा ये सैंपल पेपर्स कराते कराते कि यू विल डू वंडर्स इन केमिस्ट्री। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कल मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक पूरे करवा दिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। तो ज्यादा टाइम में साइड में रहूंगा, मैं आपको एक बार फिर से इसके सिस्टम बता देता हूं। मैं देखिए मेरे पास में ये जो स्क्रीन है 2 पार्ट में बांट रखी है मैंने। एक पार्ट के अंदर मेरे पास में यहाँ पर वो सैंपल पेपर है और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस है। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन अगर मैं सारे अपने हाथ से सारे लिखूंगा तो उसमें इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा है कि सॉल्यूशन रखे हो। अब जैसे किसी चीज की डेफिनेशन है, कोई न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है तो मैं आपको वहां पर समझाते हुए चलूंगा। तो मेरा तरीका ये रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, और ज्यादा टाइम मैं आपके स्क्रीन से अलग रहूंगा क्योंकि स्क्रीन आपके सामने पूरी दिखनी चाहिए। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखने जा रहे हैं। कल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको करवा दिया था और देखिए अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 17। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब कोई क्वेश्चन आया करे उसको मैं आपका इनलार्ज कर दिया करूंगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों लोग यहाँ पर हमारे पास में सेक्शन बी आ चुका है और सेक्शन बी में आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को आप पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को आप पहले देख लीजिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। तो ये आप हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया हमसे एनिलीन से फिनॉल। देखिए ये दोनों कन्वर्जन जो है बच्चों ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे। तो आप जो है अब इन पहले क्वेश्चन को देखेंगे और एक और बात नोट करेंगे, इसमें चॉइस है आपके पास में। हालांकि मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा लेकिन यहाँ पर चॉइस है। कल जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा था इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन 33 आएंगे, पूरे 33 करने, उसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पे जैसे आपके पास चॉइस आ गई कि यू कैन डू द अपर पार्ट और द लोअर पार्ट। तो देखिए हमारे पास में यहां पर आ गया नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन के लिए और एनिलीन से फिनॉल के लिए। तो देखते हैं भाई इसके अंदर हम लोग यहां पर, और देखिए अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इस आपके
सॉल्यूशन वाले पार्ट को अब मैं बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको अभी बताया और उसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बच्चों इसके अंदर ये हमारी तरकीब रहेगी, ये काम मेरा मेहनत करेगा बार बार कि मैं आपको जो है ये यहां पर दिखाता रहूंगा। देखिए तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास 17 का आंसर ये आ रहा है, देखिए यहां से। तो यहां पर मैं एक बार अपने कैमरे में चेक कर लेता हूं कि आप जो यहां पर देख पा रहे हैं इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है या नहीं है। ओके, इट्स वंडरफुल, बहुत प्यारी विजिबिलिटी आ रही है, बहुत शानदार। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिएक्टेड विद एन एक्टिव मेटल लाइक टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट प्रोड्यूसेस एनिलीन। तो देखिए ये है नाइट्रोबेंजीन, Sn प्लस HCl अगर आप डालेंगे तो हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन माना जाता है। मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से एडिशन कर देता हूं। आप यही काम Fe प्लस HCl के साथ में भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो आपके लिए दो ऑप्शंस हो गए ये, या तो आप Sn प्लस HCl डालेंगे और या फिर Fe प्लस HCl इस पर यूज करेंगे। कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा सर ये जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप ये बताते हुए चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहां से आपके पास आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है एनिलीन की प्रिपरेशंस का, एनिलीन की प्रिपरेशन। और यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्गेनिक में जो कन्वर्जेंस आते हैं तो ये CBSE का एक रूल है, एक नियम है कि हम सिर्फ 2 स्टेप्स के या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 स्टेप के कन्वर्जेंस आपको देंगे। कितने स्टेप्स के बच्चों? 2 स्टेप्स के या फिर 3 स्टेप्स के। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो वहां पर कई सारे कन्वर्जेंस ऐसे हैं जो कि 5 स्टेप्स में या 6 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में हैं, वो कन्वर्जन नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी की बुक को कर रहे होंगे रिएक्शंस के लिए या कन्वर्जेंस के लिए, तो ऐसे कन्वर्जेंस जो कि 5 या 6 स्टेप्स में वो एग्जामिनेशन पर नहीं आते हैं। ये बोर्ड का बना हुआ ब्लूप्रिंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दिस इज फ्रॉम बोर्ड साइड, बोर्ड ने ऐसा बोला हुआ है। तो आप देखिए ये हमारे पास एनिलीन की प्रिपरेशन, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे एनसीईआरटी उसके अंदर एनिलीन की प्रिपरेशन है। सबसे पहले यही रिएक्शन लिखी हुई है कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर हम लोग Sn और HCl डाल दें, Fe और HCl डाल दें तो एनिलीन बनकर के तैयार हो जाती है। दूसरी रिएक्शन बच्चों फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुन लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से, मैंने देखिए इंपॉर्टेंट लिख भी दिया। एनिलीन से फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनिलीन से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो हमारे पास में डायरेक्ट कोई रिएक्शन एज सच नहीं होती है। सबसे पहले एनिलीन, ये जो कंपाउंड है दिस इज एनिलीन, इस पर हमने NaNO2 और HCl डालना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको कोल्ड वाटर कहते हैं, कोल्ड। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में जब हम H2O डालते हैं देन वी गेट फिनॉल। दोनों कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़े अच्छे चांसेस हैं इस साल एग्जामिनेशंस पर आने के लिए। देख लें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से, एनिलीन के अंदर आपने NaNO2 प्लस HCl डाल दिया और आपने यहां पर देखा कि BDC बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बन के तैयार हो गया, जिस पर हम H2O डालते हैं तो हमारे पास फिनॉल बन जाता है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये बुक में कहां मिलेगी, तो बुक में एनिलीन के चैप्टर में, यानी कि अमाइंस का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का लास्ट, उसके अंदर BDC बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का जो चैप्टर है, सेक्शन है, उसके अंदर आपको ये रिएक्शन मिलने जा रही है। मैंने आपको बता दिया है तो आपको फिर इसकी टेंशन लेने की वैसे भी आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस थे जो हम लोगों ने यहां पर अभी कर लिए हैं। तो हम लोग अब यहां से इसको पहले क्लीन कर देते हैं और फिर हम इसको देखिए फिर से अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखिए भाई, तो बच्चों अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर वापस आ जाते हैं और हमने अब क्या, देखिए ये मेरी इसमें मेहनत चलती रहेगी। क्या मेहनत चलती रहेगी? एक बार मुझको जो है ये एक बार लेकर के आना होगा और एक बार मुझको जो है वो इसको लेकर के आना होगा, ठीक है ना।
तो देखिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी 17th क्वेश्चन के अंदर अभी भी हमारे पास में ये देखिए 17th का जो बी पार्ट है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 17 का और वाला पार्ट, और राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइइथाइल अमाइन एंड इथेन अमाइन। बच्चों देखिए ये इथेन अमाइन जो है ये 1 डिग्री अमाइन है, और डाइइथाइल अमाइन जो है ये 2 डिग्री अमाइन है। तो मैं आपको एक मौका देता हूं सोचने का, आप जब ये क्लास मेरी देख रहे हैं तो सोचिए कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस के बीच में कौन सा टेस्ट आपने पढ़ा है। तो आपको याद आएगा हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट याद आएगा बच्चों? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास में इसमें एक कंपाउंड बनेगा जो कि KOH के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। ये एक टेस्ट है। लेकिन हिंसबर्ग, देखिए मेरा पर्पस सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और भी बातें बताऊंगा। देखिए हिंसबर्ग का टेस्ट हमारे पास में, हिंसबर्ग टेस्ट ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के लिए होता है बच्चों। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के लिए। अब मैं यहां पर क्या चीज नोट कर रहा हूं कि यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास में यार ये तो 1 डिग्री कह रहा है केवल, और ये 2 डिग्री कह रहा है अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस और ये 2 डिग्री अमाइंस। तो हिंसबर्ग लगाना जरूरी है क्या? नहीं। हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के लिए है, लेकिन एक टेस्ट और भी है, शायद आपको याद आ गया हो, कार्बल अमाइन टेस्ट। कार्बल अमाइन टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री के लिए होता है। तो अगर मैं यहां पर कार्बल अमाइन टेस्ट लिख देता हूं तो वो 1 डिग्री करेगा और जो 2 डिग्री अमाइन है वो नहीं करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो यहां पर कैसे परफॉर्म हम लोग करेंगे। तो मैं आपके सामने फिर से अपने आंसर वाले पार्ट को लेकर के आता हूं आपके सामने, और वो हो गया ऐसे। देखिए भाई अब हम लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर ये आ गया हमारे पास, यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे आप लोग इसको। यहां लिखा हुआ है कि डाइइथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द कार्बल अमाइन टेस्ट। मैंने आपको पहले क्या कहा, हिंसबर्ग टेस्ट भी हो सकता था, लेकिन कार्बल अमाइन जब 1 डिग्री की बात हो रही होती है केवल और 2 डिग्री की, तो कार्बल अमाइन इज सफिशिएंट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको इसके लिखने से पहले ये बता देता हूं। टेस्ट बड़ा बढ़िया सा है। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहां पर इसने कहा है कि आपको लेकर के आना है इथेन अमाइन। तो देखिए C2H5NH2 इथेन अमाइन, इसके अंदर बच्चों अगर हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं और 3KOH डालते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कार्बन अमाइन नेम रिएक्शन है ये। तो ये तो हर बच्चों को बच्चों याद ही होने चाहिए। तो 1 डिग्री अमाइन जो है हमारे पास में, ये क्या काम करता है बच्चों, ये बना देता है यहां पर CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये जो NC बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों यहां पर, आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड की क्या होती है, एक फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड और कार्बल अमाइन। इसको हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये 1 डिग्री अमाइंस करते हैं। फिर से सुन लीजिए आप मेरे पास में, इथाइल अमाइन क्या है हमारे पास है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन है। डाइइथाइल अमाइन जो है ये 2 डिग्री अमाइन है। ये कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं देता है। कार्बन अमाइन टेस्ट केवल कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द कार्बन अमाइन टेस्ट when aliphatic and aromatic primary amines are heated with chloroform and alcoholic KOH। देख रहे हैं आप, ये chloroform and alcoholic KOH, they form foul smelling isocyanide और कार्बन अमाइन, ठीक है ना, आर फॉर्म। जबकि हमारे पास में 2 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट नहीं देते।
क्लियर हो गया? वेरी नाइस। तो टाइम क्योंकि हमारे पास में कम है तो हम लोग, क्योंकि और मुझे कई सारे सैंपल पेपर कराने हैं आपको। देखिए ये टेस्ट सीरीज, ये एक पूरी एग्जाम सीरीज चलेगी। इससे पहले वाला वीडियो लिखा हुआ था डे 1, आज का ये जो वीडियो अपलोड होगा इस पे लिखा होगा डे 2, फिर जो कल वीडियो अपलोड होगा उसके ऊपर लिखा होगा डे 3। 3 दिन में हम एक सैंपल पेपर करेंगे। तो अगर हमारे पास में इस तरीके से 1 महीना बचा हुआ है तो लगभग हम 6 या 7 सैंपल पेपर्स मैं आपको कराऊंगा। ऑल सैंपल पेपर्स आर वंडरफुल, और अगर आप यही सैंपल पेपर ही पूरे कर लें तो मुझे उम्मीद यह है कि आप बहुत शानदार नंबर क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स में केमिस्ट्री में लाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ में, एडविन सर के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से ही बताओ यार, क्योंकि बच्चों के औरों के भी नंबर अच्छा आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों को भी बोलो भाई इस पे एक एडविन क्लासेस के ऊपर एडविन सर है जो कि आपका ये सीरीज करवा रहे हैं, और आप उसको जरूर करिए। घर बैठे बैठे लिहाफ में पढ़े पढ़े देखते रहो, मजे से चाय पीते पीते, ठीक है ना। चलो भाई ये आपके पास में हो जाता है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, फिर से हम लोग वापस आते हैं अपने इस पेपर के ऊपर, ठीक है ना। देखिए ये हमारी मेहनत है, करनी पड़ेगी बार बार हम लोगों को। और अब हम लोग आते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KI। अब क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KI। जब हम KI के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास में क्या बन करके तैयार होगा। तो वैसे मैं आपको यहां पर भी लिख करके दिखा सकता हूं। देखिए ये आपके पास में बेंजीन किसका आंसर लिख रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। यहां पर हमारे पास में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को अगर आप KI के साथ में मिला करके हीट कर देते हैं, वार्म कर देते हैं, थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, तो आपके पास में आयोडोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों यहां पर, आयोडोबेंजीन। ये देखिए आयोडीन यहां जाकर लग जाता है और नाइट्रोजन इसमें से निकल जाती है, और फाइनली आप समझ सकते हैं ये KCl भी बना करके यहां पर तैयार कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में रिएक्शन है, आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, और बड़ा करके दिखा देता हूं इसको मैं एक बार, इसको मैं देखिए और बड़ा कर देता हूं। हमारे पास में बड़ा करने का भी सिस्टम बहुत अच्छा है इसके यहाँ पर। ये देखिए हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अभी इसका सॉल्यूशन में लिख करके आ जाएगा आपके सामने वापस। तो देखिए अगर आप सॉल्यूशन नहीं उतार पाए तो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KI के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने यहां पर सेलेक्ट करा आपके लिए, इस क्वेश्चन में आपको बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस बताने के लिए करा है। हर बच्चे को चाहिए कि आज ही अपने घर पर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की सारी रिएक्शन जो है, जो आपके नोट्स में लिखी हुई हैं या NCERT के बुक में लिखी हुई है, उसको आप रिवाइज कर लें। देखिए आपको केवल उतना ही काम करना है जो कि NCERT में लिखा हुआ है। बोर्ड के पेपर में NCERT के बाहर कोई भी नेम रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन नहीं आती है। तो आप बहुत सारे देखते होंगे चैनल्स है YouTube के ऊपर जिसके अंदर टीचर्स लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन भी करा देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है बोर्ड से। जरूर आप उन चीजों से बचे रहिए, केवल उतना ही काम करिए जो कि NCERT के नेम रिएक्शंस हैं या NCERT की रिएक्शंस हैं, उतनी रिएक्शंस पढ़िए, उतनी याद करिए, उतनी कन्वर्जन करिए। जब आप एग्जाम देंगे IT का या नीट का तब आप बाकी बात तब देखेंगे। फिलहाल हम लोग अगले स्टेप पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, और अगर मैं इसका आंसर आपको यहाँ से दिखाता तो यहाँ पर भी आप देखिए हमारे पास में इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ आपको भी मिलने वाला है। ठीक है ना, देखिए ये आपके पास में है, और ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था मिथाइल अमाइन की रिएक्शंस का, तो यहां पर ये भी डिटेल में है। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था इथेन अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, ये मैंने आपको बता दिया, फाउल स्मेल। अभी हमारे पास में जो है, अच्छा एग्जामिनेशन पर आप क्या करेंगे ये भी लिख के दिखा सकते हैं, 2 डिग्री अमाइंस की क्लोरोफॉर्म KOH के साथ नो रिएक्शन, ऐसा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आप लोगों ने देखा N2Cl मैंने लिख करके दिखाया, KI लिख के दिखा दिया, आयोडोबेंजीन बन गया हमारे पास में बच्चों यहाँ पर। तो ये आप ऐसे आयोडोबेंजीन लिख देंगे इसके ऊपर, और प्लस जो है वो
ये देखिए आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2, ये मैंने आपको अभी यहां पर दिखा दिया, ठीक है ना। तो अभी मैं यहां पर इसको क्लीन करके फिर अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं फटाफट तेजी के साथ में। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और अगले स्टेप के ऊपर हम लोग मूव किया करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब हमारे सामने आने जा रहा है 18। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे अपने आंसर्स जो लिखे हुए होंगे उसकी हमें बहुत ज्यादा हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए आप पहले मेरे साथ में। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब बच्चे यहाँ पर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मैं इतने आपका इधर कैमरे के पीछे जाकर के देखता हूं कि विजिबिलिटी जो है वो कैसी आ रही है आपकी, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी आनी चाहिए। ओके वंडरफुल, बहुत प्यारी विजिबिलिटी आ रही है। अब क्योंकि हमें इसको डिफाइन करना है बच्चों, देखिए डिफाइन करने के लिए इसमें मेरा रोल थोड़ा सा कम है, आपका अपना रोल ज्यादा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये कौन सी चीज आ गई बच्चों हमारे पास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने यहां से पढ़ाई शुरू कर रखी थी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू K अपॉन m इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट का एक पार्ट है, तो इसको हम यहां पर क्या करते हैं, हटा देते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क, यानी कि K। अब आप कहेंगे ये क्या आ गया भाई, तो मैं एक बार दोबारा से इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ये जो K है यही आपका क्या है यहां पर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये क्या हो गया आपके पास में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो पहले तो ये फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये फॉर्मूले दोनों लिखे हुए हैं। खूब अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके नोट्स में भी जरूर लिखी हुई होगी। के को डिफाइन करने का तरीका ये होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अभी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, यहाँ पर लिखी हुई है मेरे पास में, आपको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले आप ये देखिए कि लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन एम, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूले है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाइए, आपने अपने जो नोट्स में लिख रखा है वही डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन फिर भी मेरे पास में यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है मैं उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर m क्या है, मोलैरिटी। तो मैं इसको पहले यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ और देखिए आपके लिए थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर बढ़ा करके लाता हूँ। देखिए मोलर कंडक्टिविटी बच्चों हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अभी मैंने आपके सामने जो ये फॉर्मूला लिखा था वो ये है आपका कि दिस इज द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। ये जो C है, जब आप इसको 1 मोल कर देंगे तो हमारे पास में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको डिफाइन करना होता है उसका तरीका ये होता है, जो नीचे की चीज होती है उसको 1 रख दीजिए आप। तो आप कहेंगे सर आपने अभी यहां पर लिखा था K अपॉन M। बच्चों वो तो एक ही बात है, क्योंकि मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कह सकते हैं व्हेन मोलैरिटी इज 1 और द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल्स पर लीटर, देन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहीं पर ही हमारे पास में इस बात को लिखा हुआ है और वो यही है कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और it is a function of the ionic strength of a solution of the concentration of salt. It is therefore it is not a constant. Following expression is used to mathematically represent the molar conductivity. तो आपको एग्जामिनेशन में मैं समझता हूं कि क्योंकि एक ही नंबर में पूछा यार तो इतना ही लिखा हो डेफिनेशन, नीचे की चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप, it is the conductance property of a solution containing 1 mole of the electrolyte, कि यदि आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है बस उसकी जितनी भी आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट वाली जो डेफिनेशन पूछी गई थी वो पूछी गई थी हम लोगों से ये
देखिए इस फॉर्मूले में उसने बता भी दिया आपको, वेयर के इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हर चीज यहां पर आपके सामने क्लियर है। अब हम लोग जो है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन के ऊपर आ, द कंडक्टिविटी, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग खाली कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द स्पेसिफिक एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर। और यहां पर जो है देखिए ये आपका एक फॉर्मूला हमने यहां पर यूज करा है, आर इज इक्वल टू, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये कहलाता है फिजिक्स में बच्चों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है 1 अपॉन के इंटू एल अपॉन ए। और यही जो हमारे पास में के है, दिस इज, अब के को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये हमारे पास में बच्चों इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां हमारे पास में देखिए डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख रखी है। और इस डेफिनेशन को कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या इसमें और भी कुछ छोटा हो सकता है, तो देखिए मैं आप, अच्छा इसकी यूनिट्स में आपको बता देता हूं एक बार। देखिए 1 अपॉन आर की यूनिट होती है सीमेंस, ये देखिए आप। और लेंथ सेंटीमीटर में अगर आप लेते हैं तो एरिया अगर आप ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है पर सेंटीमीटर, या फिर इसकी सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, ये देखिए आप, सीमेंस पर मीटर या फिर सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में हो गया बच्चों। अब मैं इसको क्लीन करने के बाद में इसमें आपको ये कहता हूं कि भाई देखिए एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप जो है ना इसको, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते इसकी डेफिनेशन को, तो मैंने बोला इसको देखो और समझ लो आप। देखिए बच्चों ऐसा होता है हमारे पास में कि ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बीकर है। इस बीकर में ये हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इसके जो बीच का एरिया है वो है ए और इनके बीच की लेंथ है एल। तो अब देखिए मैं इसमें एक बात अक्सर बच्चों से कहता हूं, देखिए समझने के तौर पर जो बात है वो ये है कि इस पूरे सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं, पूरे सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं हमारे पास में, उसको कहते हैं कंडक्टेंस, सी, कंडक्टेंस। और अगर कंडक्टेंस को आप एक यूनिट के अंदर ले लें, मान ली इसके अंदर कितने आपके पास में आयंस हैं, उस कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं फिर, ये देखिए आप, कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं हम लोग। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका और भी है जो मैं बोलूंगा, आप उसको चाहे तो बाद में नोट कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ, एज द कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास कितने आयंस हैं या कितने कंडक्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं फिर के। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस हैं, पूरे सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस कितनी है, उसको सीज कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस हैं या उसकी कितनी कंडक्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। जैसे कि एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो ये उसकी कहलाएगी कंडक्टेंस। लेकिन एक बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसको हम लोग कहने वाले हैं कंडक्टिविटी, ठीक है ना। डेफिनेशन भी यहां पर लिखी हुई है और उसके बाद में फिर आप बुक से भी अपनी डेफिनेशन देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डेफिनेशन के क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आप लोग यहाँ पर खुद करने भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं और यहाँ पर आ जाता हूं फिर से। अब हम लोगों ने देखे क्वेश्चन नंबर 18 करा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ भाई सब लोग फटाफट तेजी के साथ में। और देखिए ये अब कहां से आ गया भाई, बायोमोलिक्यूल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बायोमोलिक्यूल से आ गए। देखा भैया, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। इनमें आपको करना है किन चीजों को, देखिए राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। इन चीजों को आपने क्लासिफाई करना है, इनको मोनोसैकेराइड में या फिर डाइसैकेराइड में। तो मैं इन पेपर्स में हल्का सा आपको ब्रीफ में बताता भी रहता हूं कि ये क्या चीज होती है। देखिए बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया है कि ऐसे कंपाउंड जिसका के फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। और ऐसी चीजें
जिनका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करके 2 मोनोसैकेराइड ला सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। जैसे कि एग्जांपल के तौर से देखिए, यहां पर इसने कंपाउंड जो है हमारे पास में जो दे रखा है वो राइबोज है, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो देखिए जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज आपके पास में जो फॉर्मूला रख करके लाता है वो C6H12O6। अगर ये कंपाउंड है हमारे पास में ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसका कोई फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते आप, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग फिर मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर आप सपोज करिए लेकर के आते हैं C12H22O11, इसके ऊपर आप H2O डाल देते हैं, तो बच्चों हमारे पास 2 C6H6O6 हमारे पास H12O6 प्लस C6H12O6, ये 2 हमारे पास में और बन के, तो इसके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकेराइड्स मिल गए। तो इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों यहां पर, फिर हम इसको कहते हैं यहां पर डाइसैकेराइड। दिस इज नोन एज डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो अब हमें यहां पर करना क्या होगा, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, यहां पर जो मैंने लिखा वो तो लिखा है, लेकिन आप अपने अपने बुक्स में और नोट्स में जितने आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं सब याद कर लेंगे इसी बहाने से। फिलहाल के तौर पर मैं आपको इन कंपाउंड्स के अंदर जो है क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, यहाँ की अपॉर्चुनिटी आप लीजिए और आप इसको तैयार कर लीजिए। बच्चों यहाँ पर गिवन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड, फिलहाल याद रखिए आप, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं रेड कर लेता हूं, उससे आपको अच्छा दिखाई पड़ता है, C6H12O6, ये सब क्या हमारे पास में मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में लैक्टोज, C12H22O11, अभी मैंने आपको बताया, तो ये सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये डाइसैकेराइड कहलाती हैं। अब मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि एक क्वेश्चन में तो इसने 2 ही बातें फिलहाल पूछ रखी हैं, आप एक अपनी तरफ से याद कर लीजिए, पॉलीसैकेराइड सुन लीजिए आप, इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं। स्टार्च को याद कर लेंगे, स्टार्च अलग से मेरी तरफ से याद कर लीजिए आप। स्टार्च क्या है बच्चों, पॉलीसैकेराइड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में बहुत सारे जो है वो, जब आप इसके अंदर वाटर को डालते हैं तो इससे बहुत सारे हमारे पास में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 800, 900, 1000। दिस इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। तो अब आपके लिए क्या करना, देखिए सैंपल पेपर का फायदा ये होता है कि जब आप एक टॉपिक कर रहे हैं या टीचर करा रहा है, तो उसी बहाने से आप जल्दी से उसके आसपास के टॉपिक्स को भी सोच लेते हैं। जैसे कि अब आप जल्दी से सोच लेंगे, अच्छा यार मैंने पढ़ा था मोनोसैकेराइड इसे कहते हैं, डाइसैकेराइड इसे कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड इसे कहते हैं और पॉलीसैकेराइड इसे कहते हैं। इस बहाने से ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से आपने 5-6 चीजें एकदम फटाफट तैयार कर लिया। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, टाइम कम होने की वजह से मुझे काफी तेजी से मूव करना पड़ता है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों फिर से वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 20, जिसका आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों आप लोग यहाँ पर, और ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, चलो भाई यहां आ जाइए अब आप। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम आते हैं बच्चों, यहां लिखा हुआ है 0.2964 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिपॉजिटेड on passage of a current of 0.5 ampere for 30 minutes through a solution of copper sulfate. Calculate the atomic mass of copper. ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो कि हमेशा एग्जामिनेशन पर आता रहता है। तो अगर अभी आपको फॉर्मूला इसका पता है या नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों यहीं पर ही बताऊंगा आपको अभी मैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि M जो मास डिपॉजिट होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, M इज इक्वल टू Z I और T। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर Z तो हमें नहीं पता है, डोंट वरी, आप Z के बारे में टेंशन मत लीजिए। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इनटू 96500, ये होता है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर किसी बच्चे को आज भी नहीं पता है तो भाई अब देख लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं। तो मास जो आपका किसी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिपॉजिट होता है वो है M इज इक्वल टू ZIT। Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इनटू 96500 और इनटू I इनटू T।
तो आप देखिए, आप समझ गए होंगे कि इन सारी चीजों की हम वैल्यूज को रख देंगे और इससे हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला जब एक बार देख लिया तो मैं देखिए अब इसके अंदर ही यहीं पर ही यहां पर मैं आपका ये रख करके दिखा देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को आपके सामने यहां पर एक बार ले आते हैं। देखिए, और अब देखिए m इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कॉपर का, ठीक है ना। एटॉमिक वेट जो होता है वो कॉपर का अक्सर तौर पर हम लोग को वो दे देते हैं, लेकिन अगर फिर भी सपोज करिए किसी वजह से आपको वो नहीं देते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, हम उसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में एटॉमिक वेट रखने जा रहा हूं मैं 63.5 डिवाइड बाय वैलेंसी इंटू 96500, ठीक है ना, इंटू करंट 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर। अच्छा, इसमें देखिए इसने एटॉमिक मास पूछा है तो थोड़ा सा मुझे यहां पर एक काम ये करना है, एटॉमिक मास तो मुझे निकालना है इसका, इनटू आई कितना दे रखा है बच्चों, यहां पर 0.5 एम्पियर दे रखा है, और उसके अलावा हमारे पास में टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। देखिए मिनट्स में काम नहीं चलेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ता है। देखिए आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, m इज इक्वल टू जेड आई, मैंने क्या कहा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू 96500 इंटू आई और इंटू टी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में आ गया। अब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। अच्छा, मास जो डिपॉजिट है वो यहां पर दे रखा है 0.2964, तो मैंने यहां पर 0.2964 रख दिया, और बच्चों इससे हमारे पास में इसकी कैलकुलेशन अब आप कर देंगे। जैसे कि अगर आप जो है यहां पर देखेंगे तो एटॉमिक वेट की कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों, यहां पर एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ये चीजें ऊपर ये चीजें नीचे, तो 0.2964 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 30 इंटू 60, और इससे बच्चों हमारे सब कुछ काट पीट करके, जो कि आप अपने अपने घरों पर अभी जब कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आ रहा है 63.5। नोट कर लेंगे। एग्जामिनेशन में देखिए कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही पता होता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कॉपर का, जिंक का, इन सब चीजों का एटॉमिक मास बच्चों को अक्सर याद रहता है। नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, फिलहाल ये इसकी कैलकुलेशन है, आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसीलिए सामने से हट जाता हूं क्वेश्चन कराने के बाद, लेकिन टाइम कम है, आप इसको अगर जब उतार भी रहेंगे तो फिर बाद में उतारिएगा। तो मैंने इसको पहले तो कर दिया है क्लीन, और फिर देखिए मैं इसी चीज का सॉल्यूशन बच्चों में आपको एक बार बुक इसका भी दिखाता हूं भाई, जो हमने यहाँ पर मेहनत करके लिख रखा है। आप देखिए सब कुछ इसी तरीके से, और आंसर कितना आ चुका है 63.56, ठीक है ना। चलो भाई अगले स्टेप पर मूव करो भैया फटाफट तेजी के साथ में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर बच्चे जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो घबरा जाते हैं। तो देखिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 करने के बाद अब आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे भाई सब बच्चे। ये आप यहां पर अब तैयारी करने जा रहे हैं बच्चों आप काइनेटिक्स की। किस चीज की? काइनेटिक्स की। देखते रहिए आप ध्यान से। काइनेटिक्स में बच्चों ये कहते हैं, इन अ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ए changes from 0.2 moles per liter to 0.15 moles per liter in 10 minutes. What is the average rate of reaction during this interval? देखिए एवरेज रिएक्शन आप जानते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है कहीं पर भी, और वो देखिए फॉर्मूला हमारे पास ऐसे होता है। एवरेज रेट यहां पर जगह तो मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए एवरेज रेट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास में क्या आने वाला है कि रिएक्टेंट जब आप लिखते हैं, अच्छा यहां पर हम लगाते हैं माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में लगता है माइनस, अगर यही चीज प्रोडक्ट होती तो लग जाता आपके पास में प्लस। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप देखिए इसमें से आप माइनस करेंगे माइनस, और आप जानते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो माइनस लिख लिया आप लोगों ने, ए फाइनल कितना है बच्चों 0.150, माइनस ए इनिशियल कितना है 0.20, डिवाइड बाय टाइम कितना है बच्चों यहां पर हमारे पास में 10 मिनट्स। आप इसको मिनट में भी रहने दे सकते हैं, और आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं सेकंड्स में भी, दोनों चीजें आपके पास में चल जाएंगी। तो 0.2 में से पॉइंट ये माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट देखिए
कोई गलतियां नहीं हो बोर्ड में, तो आपको मैं इसीलिए सब बच्चों को प्रिकॉशन देता हूं कि कोई समझदारी ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का एग्जाम है, बहुत टाइम होता है हमारे पास में, तो आप बिल्कुल भी जल्दी मत करिएगा। 0.05 डिवाइड बाय 10, और इसको भी जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.005 मोल्स पर, देखिए आंसर अब आपके पास में आ रहा है मिनट्स के अंदर, मोल्स पर लीटर मिनट। तो ये हमारे पास में बच्चों आंसर आ गया 0.005 मोल्स पर लीटर मिनट। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में इसने कहा था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, फाइनल इतनी है, 10 मिनट का टाइम है। एवरेज रेट आप सब बच्चे जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम, दिस माइनस दिस, इसको आपने माइनस कर दिया, और रिएक्टेंट के केस में ये माइनस लगता है, अगर प्रोडक्ट का केस होता तो ये माइनस नहीं लगता। और फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन इधर कर दी है, आपका आंसर आ चुका है 0.005 मोल्स पर लीटर मिनट। तो मैं इसको फिर से क्लीन करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से वी हैव टू मूव फास्ट, और मुझे आपको इसके सॉल्यूशन जो हमारे ऑलरेडी टाइप्ड है वो भी मुझे दिखाने होते हैं आपको। देखिए वही काम हो रहा है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिया, दिस माइनस दिस, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में इसका आंसर ये आपके पास में एवरेज रेट यहां पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं आप यहां पर बच्चों, ये देखिए आप आ गया ना आपके सामने, ये आ गया भाई, डेल्टा अपॉन टी दिस -0.05 अपॉन 10, जो मैंने आपको अभी करके दिखा रहा है सवाल, और ये देखिए आंसर जो ऑलरेडी हमने यहां पर सॉल्व कर रखा है टाइम बचाने के लिए, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको क्लीन करके फिर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए बच्चों, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप पहलू पर आ चुके हैं। कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस किए थे, मैंने कहा था ये 1 मार्क के हैं, फिर उसके बाद कहा था आपको वेरी शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर के। तो देख रहे हैं आसान क्वेश्चन है ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है आप देख रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, छोटे से कन्वर्जन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना दो, या आपसे उसने थोड़ी सी डेफिनेशन पूछ ली कंडक्टिविटी की, या उसने ये पूछा भाई मोनोसैकेराइड कौन है, डाइसैकेराइड कौन है उसके बाद में, और काइनेटिक्स का भी जो सवाल दिया ये बहुत आसान वाला सवाल दिया आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, m = ZIT। तो हमने क्वेश्चन 36 कल हमने कहे थे 16 मार्क्स है, अभी हमने करे 26 मार्क्स का मैंने आपको पेपर करवा दिया है। अब बच्चों हम लोग अगले स्टेप पर मूव करने जा रहे हैं, और देखिए ये हमारे पास में अब शुरू होने जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, अब सेक्शन सी की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। ये देखिए आप सेक्शन सी, यानी कि हम लोगों ने सेक्शन बी तक निपटा दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं यहां पर आपको जो है सेक्शन सी पर लेकर के आता हूं, और देखते हैं अब भाई साहब ये आ गया आपका ऑर्गेनिक का सवाल। ये देखिए आप, है ना, पढ़ना होगा आपको सवाल को, अब मजाक नहीं चलेगी आपके सामने, अब कोई मजाक नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को खूब अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। A compound X with molecular formula C3H9N with SOCl2 to give a solid insoluble in alkali. Identify X and give the IUPAC name of the product. Write the reaction also. Write the reaction also. यहां पर मेरे पास में ये चीज जो है वो टाइप भी है आपके सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 22 है, और मैं आपको देखिए दिखा सकता हूं, ये आपका मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए आपके सामने रेडी है। मगर फिर भी क्योंकि एक तो पहली बात अब ये छोटा है, मैं आपको जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में लेकर के आता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था आपको मैं बता देता हूं, एक बार मुझे उसको छोटा करना होता है, एक बार इसको छोटा करना होता है, तो ऐसे हमारी गाड़ी चलती है बहुत बढ़िया करके। देखिए क्वेश्चन अब ये छोटा हो चुका है, आपको मैंने इसलिए पहले पढ़वा दिया था। कंपाउंड दे रखा है C3H9N, C3H9N। अब देखो बच्चों, जैसे ये C3H9N आ गया तो मैं फौरन समझ गया कि अब ये सवाल अमाइंस का पूछ लिया गया हमसे, तो आप दिमागी तौर पर तैयार हो चुके हैं, अमाइंस का सवाल आ गया। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अब उसने ये कहा था कि ये कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में मिलकर के इनसॉल्युबल इन अल्कली, फिर से इनसॉल्युबल इन अल्कली, इसका मतलब आप समझ रहे क्या आ गया, ये हिंसबर्ग टेस्ट आ गया। तो बच्चों इस बहाने से आप यहां पर सुन लें हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। अगर 1 डिग्री अमाइन है
उसको आप रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, जो मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसे होता है। इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर आप चाहते हैं तो अपने राइटिंग में C6H5SO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बच्चों इसी बहाने मैं आपको एक टेस्ट तैयार करा देता हूं तेजी के साथ में। देखिए क्या होता है, अगर 1 डिग्री अमाइन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो KOH के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आपके पास में 2 डिग्री अमाइंस है, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, तो वो कंपाउंड KOH के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। और 3 डिग्री कंपाउंड अगर है, 3 डिग्री अमाइंस, तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये टेस्ट अगर आपका अभी भी वीक है, आप घर पर अभी मेरे पढ़ाने के बाद जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये सवाल आपके सामने है जो कि बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अब पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं। रिएक्शन हमने यहां पर ऑलरेडी दिखा रखी है। रिएक्शन में देखिए बहुत आसान सी बात है, ये CH3NH। अब देखिए हम लोग समझ गए कि ये 2 डिग्री अमाइन होना है बच्चों। देखिए ये क्या होना है आपके पास में 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि इसने कह दिया ये इनसॉल्युबल है। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो मैं आपको सैंपल वर्क करा रहा हूं और जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, दिस इज वंडरफुल। आप बहुत एक्सीलेंट मार्क्स लेकर के आने वाले हैं केमिस्ट्री में, 100 में 100, ये ध्यान रखिएगा आप। इनसॉल्युबल इन अल्कली का मतलब मैं समझ गया हूं कि दिस इज 2 डिग्री अमाइंस, और 2 डिग्री अमाइंस अगर आप C3H9 की बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई देखिए 3 कार्बन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, N के एक तरफ 1 कार्बन रखना पड़ेगा, N के दूसरी तरफ 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, तभी तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा। 2 डिग्री अमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन के एक वैलेंसी पर आपका अल्काइल ग्रुप है और दूसरी वैलेंसी पर भी अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब मुझे C3H9 के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब 2 हिस्से में कोई 1.5 तो नहीं करूंगा, तो एक तरफ कर दूंगा मैं CH3 और एक तरफ मैं कर दूंगा आपके पास में C2H5। ये मैंने ले लिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन बच्चों इस तरह से होती है कि हमारे पास में देखिए, मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूं। ये जो H आप देख रहे हैं ना, ये H जो है ये इसके साथ चला जाता है इस Cl के साथ में, ये देखिए आप, और बाकी चीजें जुड़ जाती हैं आपस में। यहां पर हमें HCl भी लिख देना चाहिए प्लस HCl। तो देखिए अब क्या हुआ, CH3 अपनी जगह पर है, N के पास C2H5 भी अपनी जगह पर है, और ये चीज आकर के और जुड़ गई C6H5SO2। देखिए C6H5SO2, बहुत आसान सी रिएक्शन है। ये देखने में बड़ी लग रही है, मैं इसको पूरा क्लीन कर दे रहा हूं, देखने में बड़ी लग रही है बट सोचने में बहुत आसान है। ये देखिए आप, सोचने में कितनी आसान हुई है ना, कितना आसान है भाई साहब। यहां से Cl हटाओ और यहां से H हटा दो, दैट्स इट, खत्म। और जोड़ दो सबको, दिस दिस दिस, एड इट अप, सबको जोड़ दो। कंपाउंड जो लिखा है नाम भी मत लिख करके आओ एग्जामिनेशन में यार, छोड़ो। हालांकि नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं है, N के ऊपर इथाइल है, N के ऊपर मिथाइल है, और बेंजीन सल्फानामाइड बन गया। ये देखिए N इथाइल, N के ऊपर इथाइल, N मिथाइल, N के ऊपर मिथाइल, बेंजीन सल्फानामाइड। दिस इज इनसॉल्युबल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, यानी कि KOH के अंदर ये आपके पास में क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो मेरे भाई लोग, बच्चे लोग, आप लोग अभी हिंसबर्ग टेस्ट को बहुत सीरियसली, अगर आपको कमजोर तरीके से आता है जरूर कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए इससे मिलकर, एक ये वाला, एक इससे पहले जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन, जिसको हमने कार्बन अमाइन से कर लिया था, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। फटाफट इसको क्लीन करते हैं, अगले स्टेप पर मूव करेंगे अब हम लोग। और देखिए अब मैं इसको फिर से, तो अब मैं इसको यहां पर फिर से अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाऊं, और ये देखिए क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, तो ये सारी बातें देखिए मैंने आपको बता दी है, अभी पूरा सॉल्यूशन दिखा दिया है, आप जो है ना उसको देख लेंगे। अब देखिए फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रही है भाई, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई, देखिए यहां पर ये कहते हैं, अब फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमोपेंटेन, अच्छा भाई, 2 ब्रोमोमिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। अब ये कहते हैं राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो
तो बच्चों अगर किसी बच्चे को SN2 और SN1 नहीं पता तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर अभी भी आप लोगों को इसके बारे में कोई डाउट है तो SN1 मैकेनिज्म जो होती है हमारे पास में, उसमें क्या होता है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, उससे कम 2 डिग्री की और उससे कम 1 डिग्री की। और SN2 मैकेनिज्म जो होती है हमारे पास, उसके अंदर 1 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की और उससे कम फिर 3 डिग्री की होती है। अब जब भी, और ये सवाल आना मैं समझता हूं लगभग तय है, जो आज आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से आधा पेपर भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए सैंपल पेपर जब मैं आपको करा रहा हूं, इसके पीछे एक और भी एक बहुत अच्छा एक पॉइंट होता है इसके बैक में, कि आप उस चीज से उस टॉपिक को जल्दी से कवर कर लेंगे। मान लिया आपने कहा यार SN2 तो मेरा वीक पार्ट है, तो फौरन आपने आज रजिस्टर खोला और आपने कहा अच्छा भाई ये तो यार सैंपल पेपर में सर ने करवाया तो जरूर आ सकता है, तो आप इसको कर लेंगे। देखिए अब मुझे इसने पूछा SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड वो होने वाला है कि हमारे पास में जिसमें कि जो 1 डिग्री हो। देखिए 1 डिग्री, तो आप अगर मैं इसको यहां से इसको अभी क्लीन करके आपको बताना शुरू करूं, 2 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन। देखिए पहले मैं बनाता हूं 2 ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन लेंगे आप पहले। देखिए आप आराम से कोई पैनिक मत किया करिए, पहले 5 कार्बन बनाइए, 2 नंबर पर आप ब्रोमो बना दीजिए और उसके बाद में वैलेंसी पूरी करें, दिल करे कर लो, नहीं करोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। ये आपका बच्चों क्या हो गया 2 डिग्री, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब देखिए ये तो साफ बता रहा है, अपने मुंह से कह रहा है कि भाई मैं यहां पर आपके सामने 5 ब्यूटेन कह रहा है, ब्यूटेन, तो 2 के ऊपर मिथाइल है और 2 के ऊपर ही ब्रोमो है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या आपके पास में 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है। और लास्ट वाला है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 ब्रोमो पेंटेन CH3 CH2 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 4 और ये 5 और ये Br, ये क्या हो गया भाई हमारे पास में 1 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कहा है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला 1 ब्रोमोपेंटीन, क्योंकि ये 1 डिग्री, 1 ब्रोमोपेंटीन। याद से देख लेंगे ये 1 डिग्री है इसलिए ये सबसे रिएक्टिव होगा। बी पार्ट में कहते हैं राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव की जब आप बात करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कि कोई कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल का मतलब कोई ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होती हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को मिटा देते हैं और देखिए अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कौन सा वाला, ये वाला, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप यहां पर डिसीजन लेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 CH3 एक जैसे हो गए। यहां पे तो कोई भी कायरल नहीं, सब पर H H H H H H लगे हुए हैं। मगर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस कंपाउंड को अगर आप देखते हैं यहां पर, किस कंपाउंड को, यहां पर, तो इस तरफ बच्चों एक वैलेंसी तो आपकी क्या है CH3, दूसरी वैलेंसी क्या है आपके पास में प्रोपाइल, तीसरी वैलेंसी क्या है आपके पास में Br और चौथी वैलेंसी क्या है आपके पास में हाइड्रोजन। ये हो गया आपका कायरल, यानी कि चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, इसीलिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा कायरल कंपाउंड। यानी कि इसका जो आंसर है, तो मैं एक एक करके जगह बना देता हूं, तो ये जो आपके पास में कंपाउंड है वो बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड हो गया हमारे पास में 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। देखिए मैंने आपको इसकी ड्राइंग भी बना रखी है, आप यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन। फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर हम आते हैं और नेक्स्ट चीज के ऊपर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। देखिए आपको ये वाली बात ध्यान रखनी कि ये जो 3 डिग्री हमारे पास में हेलो अल्केन होते हैं, इस बात को मेरी बिल्कुल आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। 3 डिग्री जो हमारे पास में हेलो अल्केन होते हैं आर मोस्ट रिएक्टिव फॉर अच्छे से लिख देते हैं इसको ना, मोस्ट
रिएक्टिव फॉर एलिमिनेशन की रिएक्शन, फॉर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन की जो रिएक्शन होती है हमारे पास में, उसके अंदर सबसे अच्छा जो रोल प्ले करते हैं वो कौन से होती हैं चीजें, वो होती हैं 3 डिग्री। तो आपने जैसा कि देख लिया कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, वो आपका 3 डिग्री है ना। ये जो आपका है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो बस यही जो कंपाउंड आपने यहां पर लिख रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो ये कंपाउंड है हमारे पास, ये कंपाउंड किस चीज के अंदर आ रहा है हमारे पास में, इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बच्चों यहां पर कर देते हैं इसको क्लीन। और देखिए अब मैं जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने ना, इसको भी हम लोग अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास में है ये 24, और इसमें हमसे कहा गया है कि 23, और ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24, ये है आपके पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आप यहां पर देखेंगे कि ये राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये देखिए आप राइट द आईयूपीएसी। अब देखिए यहां पे मैंने तीनों नाम जो है वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े ले रखे हैं, वह सिंपल वाले नहीं लिए हैं। इन नामों की प्रैक्टिस बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चों के जिनकी प्रैक्टिस कम होगी। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस चीज को पूरा हटा देता हूं, मैं सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर रखने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको पूरा हटा करके इसको निपटा देता हूं। अब हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ हमारे क्वेश्चन आ गए। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होते हैं। देखिए अगर हमारे पास में दोनों ही आयंस, अब ये कौन सा पहले चैप्टर का सवाल है, कोऑर्डिनेशन का। अगर हमारे पास में दोनों ही चीजें कॉम्प्लेक्स है तो आपको करना क्या होगा, पहले इनकी देखिए ये आपके पास में पता है पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है और उसके बाद में फिर नेगेटिव आयन लिखा जाता है। इनकी पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। देखिए 2 कोबाल्ट है 2x, मैं आपको सवाल पहले कौन सा कर रहा हूं, ये वाला। चार्ज अमोनिया के ऊपर हो गया 0, साइनाइड के ऊपर होता है बच्चों -1, फिर अमोनिया के ऊपर आ गया 0, और साइनाइड के ऊपर कितना बच्चों यहां पर 5। तो 2x - 6 = 0, तो x = कितना आ गया बच्चों हमारे पास में +3। इसका मतलब यह कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी आ रही है, +3। उतारते हुए चलिएगा या आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे पास में एक कोबाल्ट ये है और एक कोबाल्ट ये, कितने हो गए 2 कोबाल्ट। अमोनिया पर चार्ज 0, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1, तो 2x - 6 = 0, तो x = कितना हो गया, +3 हो गया। अब ऐसा होने के बाद में अब क्या होगा, जब आपने ये निकाल लिया तो अब बहुत आसान है हमारे पास में। अब आप पहले इस साइड का नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी के रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, मैं आपको यहां पर इसका नाम बताने जा रहा हूं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, और अमाइन को डबल एम करके लिखते हैं, अमाइन कहते हैं इसको हम लोग, साइनो, साइनो। और उसके बाद में फिर लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट, कोबाल्ट, और वैलेंसी इसकी निकाल ली है आपने अभी 3, अभी निकाला ना मैंने आपके सामने, 2x - 6 = 0। उसके बाद फिर हम इसका नाम लिखना शुरू यहां पर है हमारे पास में केवल अमाइन और पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, देखिए आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसे हम लोग फॉलो करते हैं, ए से अमाइन और ये साइनो। और उसके बाद में फिर याद आपको ये बात जरूर होगी कि जब हम लोग नेगेटिव आयन वाला मेटल लिखते हैं उसके आगे 8 लगा देते हैं, तो ये कहलाता है आपके पास फिर कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और वैलेंसी कितनी हो गई आपके पास में 3। तो आप जरा इस चीज के ऊपर दिमाग में रखिएगा भैया कि ये आपका है कोबाल्टेट। देखिए क्या होता है आपको, अब ये मालूम होगा जरूर, नहीं पता है आपको तो आज ही अपनी आईयूपीएसी तैयार कर लीजिए, आज ही अपनी आईयूपीएसी को तैयार कर लीजिए। जो पॉजिटिव वाला होता है उसमें मेटल का नाम ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन जो नेगेटिव के अंदर लिखते हैं तो उसमें हम लोग लास्ट में 8 लगा देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फिर कोबाल्टेट।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इसका नाम हो गया। अब टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं फटाफट इसके बाद में नेक्स्ट वाले के ऊपर आऊंगा, फिर हम लोग यहां पर इसकी वैलेंसी निकालेंगे। देखिए 2 प्लेटिनम है, 1 और ये 2, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इसको 2x कर दूंगा। अब मैं इस सवाल को करा रहा हूं आपके सामने। पेरिडीन का चार्ज होता है 0, क्लोरीन आपके पास में आ गया 4 लेकर के, तो ये हो गया x = +2। इसका मतलब आपके पास में इस वाले प्लेटिनम पर भी चार्ज कितना आ गया है, +2, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ चुका है, +2। क्योंकि देखिए x की वैल्यू +2 आई। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये हमारे पास में 2x की वैल्यू अगर आपको मैं मतलब पूरा सॉल्व करूंगा = 4, तो x = 2। एक प्लेटिनम पर +2, दूसरे प्लेटिनम के पर +2। अब फिर हम लोग इसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। अब नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, फिर वही तरीका, पहले ये वाला आयन लिखते हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं टेट्रा पाइरिडीन, और प्लेटिनम वैलेंसी 2। फिर उसके बाद में दोबारा से टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब देखिए यहां पर फिर से वो बात आ गई ना, प्लेटिनेट, और वैलेंसी कितनी आ गई, 2। राइटिंग अगर थोड़ी बहुत खराब हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं टेट्रा पेरिडीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। ये देखिए आप, प्लेटिनेट मैंने आपको बताया, जब हमारे पास में ये कंपाउंड लिखे जाते हैं तो इस वाला साइड का जो आयन होता है ये बेसिकली पॉजिटिव होता है, ये जो आयन होता है वो नेगेटिव। जैसे कि सपोज करिए आप लिखते हैं NaCl, तो आप जानते हैं NaCl में ये वाला आयन, तो जो नेगेटिव आयन का बॉक्स होता है उसके अंदर के मेटल को हम लोग लिखते हैं कैसे, 8 लगा करके। तो आप यहां पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, दिस इज 8, देख रही है आप, प्लेटिनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वाला जो नाम है इसका जो है मैं आपको काम देता हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए आप लोगों का काम रहेगा कि इसको सर्च करिए, ठीक है भाई। चलो भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये कंपाउंड है CONH3 Cl2 होल थ्राइस 3 CrCN6, ये नाम आप सर्च करिए। और अगर आप सर्च कर लेंगे इसका नाम तो इस लिंक में डालिएगा जो YouTube का आपके पास, देखिए इसके नीचे लिंक होते हैं ना, कमेंट बॉक्स, इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा और मैं आपके बाद में हर क्वेश्चन के बच्चों को आंसर दूंगा कि हाँ आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। और एंड में जब काफी बच्चे इसका आंसर दे लेंगे तो फिर मैं आपको करेक्ट आंसर भी लिख दूंगा। फिलहाल के तौर पर आप क्या काम करेंगे, ये एक छोटा सा मैं आपको एक काम दे देता हूं कि देखिए कंपाउंड नोट कर लीजिए, इसका नाम सर्च करिए, लिख करके कमेंट बॉक्स में डालिए नीचे, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। और एंड में, अब आज की क्लास हम लोग एंड करने आ रहे हैं, मैंने ये टारगेट बना रखा है कि हम 25 क्वेश्चंस आज करेंगे। देखिए एक सैंपल पेपर जो होता है वो 3 वीडियोस लेता है, तो ये पहला वीडियो जो था इससे पहले हमने अपलोड किया, ये आज हमारा दूसरा वीडियो है और कल हमारे पास में तीसरा वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगा। लगभग 10 से 11 बज जाते हैं रात को अपलोड होते होते, तो आप रात को भी देख सकते हैं या उसके नेक्स्ट डे देख सकते हैं। ये आपके पास में, यानी कि कल मैं आज 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, कल 27 से लेकर के 33 क्वेश्चन तक, तो एक सैंपल पेपर पूरा हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 2 शुरू करेंगे, फिर उसमें 3 दिन लगेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 3 करेंगे। अगर आपको ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो कल भी मैंने आपको बताया था हमारा अपना एक टेलीग्राम चैनल है और उसका नाम बहुत आसान है, आप जो है वो टेलीग्राम पर जा करके एडविन क्लासेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये पेपर उसके ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो आप सॉल्यूशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर कर दिया है क्लीन। देखिए ये बड़े आसान सी रिएक्शन है, अगर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लेते हैं, स्ट्रॉन्ग KMnO4 डाल के ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां कंपाउंड बन जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनाने के लिए
आपको कोई सा भी, देखिए 2 कार्बन है फिर भी ये COOH ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों यहां पर? COOH, बेंजोइक एसिड। ये देखिए आप, हो गया। तो ये बड़े आसान सी रिएक्शन है ये। याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू COH विद विगरस, ये वर्ड भी यूज करिए, कई बार ऐसा होता है, विगरस ऑक्सीडेशन, विगरस ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट जो है बच्चों देखिए, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। देखिए आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 के साथ में, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की HCl के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो OH का रिप्लेस होकर के वहां Cl आ जाता है। तो इससे हमारे पास में बच्चों जो कंपाउंड बनेगा, दोनों जगह पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, COCl और COCl बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो जाती है। और लास्ट में देखिए जो रिएक्शन है हमारे पास, इसको जरा आप ध्यान से देख लेंगे। ये रिएक्शन आपके पास में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम अगर आपको याद है, NH2CONH, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों देखिए ये रिएक्शन मुझे आपको अभी दिखानी पड़ेगी, मैं इसको कैसे बनाऊंगा। देखिए ये हमारे पास में है बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का पैटर्न क्या होता है? अब ये अल्डिहाइड की रिएक्शन है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने ये रिएक्शन नहीं कर रखी है तो याद से सुन लीजिए, अल्डिहाइड में जाइए और अल्डिहाइड में जाकर के अल्डिहाइड की रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ में करिए। अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एक पूरा सेक्शन है, अमोनिया के साथ, अमाइंस के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन, NH2NH2, और सेमी कार्बाजाइड के साथ में। इन सारी रिएक्शंस की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, वो ये होती है कि ये जो कंपाउंड आप लेकर के आते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, देखिए NH2 NH CO NH2, यानी कि थोड़ा मैंने इसने जो लिखा है इसका उल्टा करके लिख दिया। यहां से निकलेगा बच्चों O, मैं जरा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, यानी ये वाला ले लेता हूं। यहां से निकलेगा आपके पास में O, और यहां से निकलेगा बच्चों लोग H2। बस यही इसकी ट्रिक है, और इससे हमारे पास में बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन जो है वो तैयार होने जा रही है। देखिए अब मैंने इसके अंदर ये एरो ऐसे लगा दिया, फिर मैं आपके पास में रेड ले लेता हूं, और बहुत आसानी से रिएक्शन लिख देंगे। अब आप यहां पर देखिए, ये बेंजीन, C के ऊपर ये है H, H2 अब आप हटा दीजिए यहां से, क्या बच जाएगा बच्चों यहां पर N, NH, NH, CONH2 प्लस H2O। कोई बच्चा हो सकता है कि मुझसे कहे सर ये थोड़ा सा वहां पर दिखाई पड़ने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इसका नाम मैंने अभी बता ही दिया था आपको, सेमी कार्बाजाइड था, और थोड़ा सा मैं इसको यहां पर लिख दूंगा, जगह को आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़े। और सेमी कार्बाजाइड मैंने देखिए बच्चों लिखा है NH2 NH CONH2 करके सेमी कार्बाजाइड। फिर मैंने आपको ये बताया था अपना कलर चेंज करके कि देखिए ये H2 और ये O निकल जाता है यहां से, और फिर हमारे पास में रिएक्शन बन करके तैयार हो जाती है। और ये हमारे पास रिएक्शन में इधर तो H ही रहेगा, यहां पर O और ये निकल चुका है, तो N NH CONH2 प्लस H2O। तो ये आपके पास में कंपाउंड जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है ना? नाम उसने वैसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इनको कहते हैं हम लोग कंपाउंड को हाइड्रोजोन, तो ये कहलाता है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। आप मुझसे पूछेंगे सर ये रिएक्शन कहां से आई है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी रिएक्शन आई है अल्डिहाइड के चैप्टर से। और अल्डिहाइड के चैप्टर में एक बड़ा सेक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बच्चों आप जो है ना उस रिएक्शन को देख लीजिएगा। अब आप पढ़ाई का सिस्टम समझ लीजिए। देखिए सैंपल पेपर से क्या होता है, अब हम लोग 25 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आपका एक टॉपिक आया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी बहाने से यहां पर तो मैंने एक सवाल कराया, आप क्या करेंगे अपने नोट से पूरे के पूरे आप उसको उतार दीजिए। ठीक है ना, रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब यहां पर ये रिएक्शन आई है आपके पास में
एक रिएक्शन आई है सेमी कार्बाजाइड के साथ में, तो आप क्या काम करेंगे, आप पूरे अल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ पढ़ लेंगे। और बच्चों देखिए, आप जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा आप करते रहिए। बस करना ये कि जो मैं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको ध्यान से करेंगे आप लोग। और दूसरे नंबर पर ये जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को अपने नोट से देख लीजिएगा, तो वो पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंचे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन होते हैं 33। कल हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेक्शन के ऊपर मूव करेंगे। और देखिए मैं आपको पहले से बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, देखिए फिर से ऑर्गेनिक आ गया, और फिर सेक्शन नंबर डी आ जाएगा जिसमें 2 पैराग्राफ होंगे, और फिर आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग तब तक इस पेपर को देखिए, आप तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।